हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वालिटी एजुकेशन और मैं हूं पदम सिंह। तो प्यारे साथियों, वीडियो मेंस टेस्ट सीरीज और आज अपना 15वां टेस्ट, ये अंतिम टेस्ट है। तो प्यारे साथियों, आप सबको वीडियो मेंस एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। मैं ऑलरेडी बोल देता हूं क्योंकि हो सकता है काफ़ी लोग वीडियो के अंत तक नहीं पहुंचे, मतलब ये जो वीडियो लास्ट तक नहीं देखे, तो उनको ऑलरेडी जो है बेस्ट विशेष दे देता हूँ। पूरे मनोयोग के साथ में, पूर्ण विश्वास के साथ में अब तक जो आपने मेहनत की है उस पर बिलीव करते हुए पूरे पॉजिटिव एटीट्यूड से आपको एग्जाम देना है, क्योंकि पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो एग्जाम के अंदर आपकी परफॉर्मेंस को बेटर करेगा। अब तक आपको अपने ऊपर बिल्कुल शक नहीं करना है कि मेरी तैयारी कमजोर रह गई वगैरह वगैरह, क्योंकि वो चीजें आपकी परफॉर्मेंस को डाउन करेगी। ठीक है, तो प्यारे साथियों, अगेन ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। अपन इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। ये अपना पहला क्वेश्चन है, देखिए 13/22, ये सारे फ्रैक्शंस हैं, मैं सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? आप देखिए 13 के 22 टुकड़े करने हैं, 13 के 19 टुकड़े करने हैं, 13 के 28 टुकड़े करने हैं, 13 के 35 टुकड़े करने हैं। सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी? 13 के 19 टुकड़े करने हैं। 13 के 35 टुकड़े करोगे तो बड़े बारीक होंगे, जबकि 13 के 19 टुकड़े करोगे तो बड़े बड़े होंगे। तो कहने का मतलब जब अंश समान हो तो जो हर सबसे छोटा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो 13/19, ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या बोल रहा है, 500 रुपए के बीजिंग में निम्न शर्तें हैं कि नकद तो 8% का जो है आपका डिस्काउंट रहेगा, 10 डेज पे 6, 20 पे 3 और 30 पे। यदि बिल का भुगतान 10वें दिन किया जाता है तो 6% का डिस्काउंट मिलेगा। तो भुगतान कितना करना पड़ेगा? तो देखिए 500 पर 6% का डिस्काउंट मिलने का मतलब है कि 500 का 94% और वो हो जाएगा 470 रुपीज। यस और नो? ये अपना उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इसको समझना आप। एक तैराक को नदी पार करने में 2 घंटे 45 मिनट और 51 सेकेंड लगते हैं, वापस लौटने में 2 घंटे 50 मिनट और 50 सेकेंड लगते हैं। बताओ उसे नदी पार करने एवं वापस लौटने में कुल कितना समय लगेगा? ठीक है, तो यहां पे घंटे हैं, मिनट्स हैं और सेकेंड है। ओके, देखिए एक तैराक को नदी पार करने में 2 घंटे 45 मिनट और 51 सेकेंड, 2 घंटे 45 मिनट और 51 सेकेंड, ठीक है, और वापस लौटने में 2 घंटे 50 मिनट और 50 सेकेंड लगते हैं। यस और नो? ठीक है, अब आपको क्या करना है कि जाने और वापस लौटने का टोटल समय ज्ञात करना है, तो इनको जोड़ना है। तो ये हो गया आपका 101 सेकेंड, 101 सेकेंड, इसको अपन मिनट में कन्वर्ट करेंगे। अगर इसकी बात करें तो ये हो गया 95 मिनट्स और ये 4 घंटे। ठीक है, आप एक काम करो, इसको 101 सेकेंड है, इसमें से 60 सेकेंड निकालो तो 1 मिनट बन जाएगा। 60 सेकेंड जैसे ही निकालोगे तो यहां पे बचेगा 41 सेकेंड। 41 सेकेंड, 60 सेकेंड निकल गए, यानी कि 1 मिनट निकल गया। 1 मिनट इसमें ऐड हो जाएगा, 1 मिनट इसमें ऐड होते ही ये हो जाएगा 96 मिनट्स। अब 96 मिनट में से 60 मिनट का 1 घंटा निकाल दो, तो 60 मिनट का घंटा 1 निकालोगे तो यहां पे 36 मिनट रह जाएंगे और 1 घंटा इसमें जुड़ जाएगा, तो ये हो गए 5 घंटे। 5 घंटे 36 मिनट और 41 सेकेंड। कौन सा आंसर है? ये रहा, 5 घंटे 36 मिनट और 41 सेकेंड, ये आपका राइट आंसर है। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसको देखो आप, क्या बोल रहा है कि एक वस्तु का मूल्य 2400 रुपए था, 2013 में 15% की कमी हो गई, परंतु बाजार में मांग हो जाने के कारण 2014 में उसके मूल्य में 20% की वृद्धि, उसका मूल्य 20% बढ़ गया। बताइए इन 2 वर्षों में मूल्य में कितने % की कमी अथवा वृद्धि हुई है? आप एक काम करो, 2400 को चाहो तो इग्नोर कर दो, सीधा ये मानो कि सपोज दैट मूल्य उसका 100 था, क्योंकि 100 के बेस पे जो कैलकुलेशन आएगी वही 2400 के बेस पे आएगी। अभी आप समझोगे। देखो, मानो कि 2013 में उसका मूल्य था 100, लेकिन 15% की 2013 जो शुरुआत में आप मूल्य था 100 रुपए माना आपने। अब इसने बोला है कि 2013 में मूल्य में 15% की कमी आई, तो अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे? मूल्य था 100%, 15% की कमी का मतलब है कि मूल्य उसका 85% पे आ गया। ओके, ये 2013 के एंड में यानी कि 2014 की शुरुआत में ये मूल्य है। फिर क्या बोला है
कि 2014 में मूल्य 20% बढ़ गया, तो 20% बढ़ने का मतलब है 2014 में मूल्य ये था, ये बढ़ गया 20%, 120% हो गया। 00 से 00 कैंसिल, 0 से 0 कट गया, ठीक है। 5 से कट गया ये 17 बार, 5 से कट गया ये 2 बार, 2 से कट गया ये 6 बार, तो ये हो गया 102। परिणाम 102 है। शुरुआत में मूल्य 100 था, इन 2 सालों में घट और बढ़ करके 102 पर आया, तो 2% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। ये सुनो, 2% की वृद्धि हो गई टोटल। ओके, नेक्स्ट, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रहा है कि दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है। यदि छोटी संख्या के 20% में 20 जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्या बड़ी संख्या के 10% के से 25 अधिक हो जाती है। छोटी संख्या ज्ञात करो। सुनो, सिंपल है, आप एक काम करो, संख्याओं का अनुपात 2:3 है तो आप इसको 2x और 3x ले लो। ओके, अब ये जो कह रहा है वो ऑपरेशन करके देख लो। इसने बोला है कि छोटी संख्या के 20% में 20 जोड़ा जाए। ओके, कर लेते हैं अपन। ये छोटी संख्या है, ओके, इसके 20% में 20 जोड़ा जाए, ठीक है, तो प्राप्त संख्या बड़ी संख्या के 10%, बड़ी संख्या यानी 3x के 10%, ओके, के 10% से 25 अधिक हो जाती है। तो बड़ी संख्या के 10% से 25 अधिक यानी इसमें 25 जोड़ दो, इसके बराबर हो जाता है ये अमाउंट। ये आपको समझना है। क्लियर? ठीक है, अब इसको अपन आगे बढ़ाते हैं। देखिए, तो 20 से कट गया ये 5 बार, ठीक है, तो ये हो गया आपका 2x बटे में 5 और ये प्लस में 20 है, बराबर इससे ये 0 कट गया, ये 3x बटे में 10 है और प्लस का ये 25 है। 20 को उधर ट्रांसफर कर दो तो 25 में से 20 घटेगा तो 5 रह जाएगा। 3x बटा 10 को इधर लेके आ जाओ, यहाँ पे कौन है 2x बटा 5, इसमें से घट जाएगा 3x बटा 10, क्योंकि यहाँ पे ये पॉजिटिव इधर नेगेटिव हो जाएगा। एलसीएम आ गया 10, 5 का भाग 10 में 2 बार, 2 को 2 से गुणा किया 4x और 10 का भाग 10 में एक बार 3 से गुणा किया 3x, बराबर क्या है 5। 4x में से 3x गया तो x बराबर 10 इधर गया तो 50, x का मान 50 आ गया। अब आपको क्या चाहिए, छोटी संख्या। तो अगर आपको छोटी संख्या चाहिए है तो छोटी संख्या आपकी क्या हो जाएगी, छोटी संख्या 2x है, 2 × x का मान 50, छोटी संख्या हो गई 100। ये सुनो, ये हो गई छोटी संख्या। ओके, ठीक है, इसको ऑप्शन से तय किया जा सकता है, बिल्कुल। छोटी संख्या को आपने 100 माना तो छोटी संख्या 100 होगी, तो बड़ी संख्या क्या होगी 150। क्यों? क्योंकि 2 का मान जब 100 होगा तो 3 का मान 150 हो ही जाएगा। ओके, फिर आगे क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यदि छोटी संख्या के 20%, 100 के 20% यानी कि 20 में 20 जोड़ा जाए यानी कि 40 हो जाएगा। तो ये बोल रहा है कि दूसरी संख्या के 10% यानी कि 15 में 25 जोड़ने के बराबर है, यानी 15 से 25 अधिक इसने बोला है, तो ये हो गया आपका 40, 40 बराबर हुआ। इसका मतलब पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर है। क्लियर? नेक्स्ट, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बहुत तसल्ली से आप समझना। देखो, ताजे फल में 68% पानी है तथा सूखे फल में 20% पानी है। आपको कि सूखे फल में पानी कैसे रहेगा? देखो, बात ऐसी है, ताजा फल अगर होगा तो इसने बोला कि 68% पानी है। फल के अंदर होता क्या है, फल के अंदर पानी होता है और बाकी मटेरियल होता है जिसमें विटामिन, मिनरल्स, रेसे, है ना। तो इस प्रकार से फल के अंदर 2 चीजें होती हैं। एक तो आपका पानी, कंप्लीट पानी को निचोड़ लोगे तो पीछे जो बचेगा वो ठोस पदार्थ होगा, ठीक है, रेसे वगैरह सब मिला करके। ओके, तो ये कहना चाह रहा है कि ताजे फल में 68% पानी है तथा सूखे में 20% पानी है। आप कहोगे सूखे में 20% कैसे होगा? सपोज करो कि आप अंगूर हैं, अंगूर में 68% पानी है, उनको सुखा करके आप किशमिश बनाओगे, तो किशमिश के अंदर जो नमी रहती है, इसने बोला कि वो नमी 20% रहेगी, कंप्लीट नहीं सूखेगा। समझ रहे हो ना? ठीक है, अब उसने बोला कि तो 100 किलोग्राम ताजे फल से कितने किलोग्राम सूखे फल निकाले जा सकते हैं। अभी अपन कैलकुलेशन करते हैं। 100 किलोग्राम, देखो 100 केजी ताजा फल आप लेके आए, 100 केजी ताजा फल। इस ताजे फल के अंदर 2 चीजें हैं, क्या क्या? एक तो है ठोस और एक है पानी। ओके, अब देखिए आप, इसने बोला है कि ताजे फल में 68% पानी है। ओके, 68% पानी है तो 32% ठोस है। इसका 32% हो गया 32 किलो
और ये हो गया आपका 68 किलो। कितना हो गया? 68 किलो। ओके, 32 किलो ठोस है, 68 किलो क्या है? पानी। अब जब आप इस फल को सुखाओगे तो इसने बोला ऑलरेडी कि अगर सूख भी जाता है तो उसके अंदर 20% की नमी बरकरार रहती है। तो 100 किलो ताजे फल से कितने किलो सूखे फल निकाले जा सकते हैं? अब एक चीज देखना आप, जब ये फल सूखेगा, ये सिकुड़ जाएगा इस प्रकार से, तो उसके अंदर तो भी दो प्रकार की मात्रा रहेगी। एक तो रहेगा आपके ठोस और एक रहेगा उसके अंदर नमी यानी कि पानी। ये बोल रहा है कि ये फल सूख भी जाएगा तो उसमें 20% पानी रहेगा। ओके, 20% पानी रहेगा तो इसका मतलब 80% मैटर उसके अंदर ठोस होगा। इतनी बात समझ में आई? अब आगे समझना आप, ठोस जो 32 किलो है, भाई फल एकदम ताजा है और सूखेगा, उसमें कमी किस चीज की आएगी? पानी की। पानी वहां पे ज्यादा था, पानी कम होता जाएगा। ओके, लेकिन ठोस पदार्थ तो उस फल में जो था वो का वो ट्रांसफर होगा। तो ठोस पदार्थ यहां पे 32 किलो था, तो ठोस तो आपके 32 किलो ही ट्रांसफर होगा सीधे का सीधे। समझ रहे हो आप? ठोस सीधा 32 किलो ट्रांसफर हुआ। और सूखे फल के अंदर ठोस का जो परसेंट है वो 80 आ रहा है। तो ये आपको सुराग मिल गया। बहुत तसल्ली से देखिए कि सूखे फल के अंदर 80% मैटर है ना, वो ठोस है और उसकी असली मात्रा 32 किलो है। तो आप पानी का पता कर लो कि इसमें पानी कितना रहेगा, फिर इनको जोड़ देना। आप एक काम करो, 32 में 80 का भाग दे दो और गुणा कर दो 20 से। ये 32 है भाई, 32 में 80 का भाग दे के गुणा करो तो ये 0 0 कट गया, 8 चौक 32, 8 किलो पानी आपका 8 किलो है। तो अब बताओ 32 और 8, 40 किलो का सूखा फल मिलेगा। 40 किलो आपका राइट आंसर है। क्लियर? ठीक है। वैसे देख लो, 100 के अंदर 32 किलो ठोस था और इसने बोला है कि सूखने के बाद उसमें 20% पानी रहेगा, तो 40 किलो सूखा फल है। इसका 20% कितना? 40 का 20% 8 होता है। 8 पानी है तो 32 क्या है? ठोस। हाँ जी, शुरुआत में भी ठोस 32 था। तो इस प्रकार से ऑप्शन से अपन चेक कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रहा है कि रमेश ने कोई पुस्तक 30% हानि पर बेची। देखो 100% आप उसका मूल्य मानो, 30% की हानि, इसका मतलब 70% में बेची। 140 रुपए अधिक में बेचता तो 40% का लाभ होता, 40% का प्रॉफिट होता, तो 140% में वस्तु बिकती। बिल्कुल, यह बोल रहा है कि ऐसा तब होता जब वस्तु को 140 रुपए अधिक में बेचा जाता। 140 रुपए अधिक में बेचा जाता तो 70 से 140% हो जाता। 140 रुपए अधिक। एक बात बताइए, रुपया में तो 140 अधिक होता और प्रतिशत में 70% अधिक होता। क्या मिल गया? सुराग मिल गया। यस और नो? ठीक है। अब आपको क्रय मूल्य लाना है, तो आप जानते हो कि जो क्रय मूल्य है वो कितना है? 100%। ओके, 140 70 के बराबर है, तो 140 में दिया 70 का भाग, गुणा कर दिया 100 से, तो ये हो गया आपका 200। ओके, ये आपका आंसर है। वैसे भी आप देखो 30% लॉस की बजाय 40% प्रॉफिट, यानी कि 70% 70 इंक्रीज, 70 इकाई इंक्रीज होने में ये बोल रहा है कि 140 रुपए अधिक में बेचेंगे तब ऐसा होगा। तो 140 70 के बराबर है, तो 100% का वैल्यू 200 आ गया, राइट आंसर। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। यदि बिक्री का मूल्य 3 गुना, ओके, यदि बिक्री का मूल्य 3 गुना है और लागत का मूल्य 2 गुना हो तो लाभ 65% होता है। तो मौजूदा लाभ कितना है? पहले क्वेश्चन की प्रकृति समझो। यह कह रहा है कि किसी वस्तु को खरीद के बेचा, खरीद मूल्य उसका जो भी था, बिक्री मूल्य उसका जो भी था, अगर खरीद मूल्य को तिगुना करो, सॉरी, बिक्री मूल्य को तिगुना करो और खरीद मूल्य को दुगुना करो तो आपका प्रॉफिट 65% पे बैठेगा। तो यह बताओ कि मौजूदा लाभ कितना है? एक काम करते हैं, माना यह आपका कॉस्ट प्राइस, ओके, यह आपका सेलिंग प्राइस, समझना। माना कि कॉस्ट प्राइस जो है ना, माना कॉस्ट प्राइस आपकी x रुपए है और सेलिंग प्राइस आपकी y रुपए। इतनी समझ में आ गई बात? कॉस्ट प्राइस आपकी x रुपए है और सेलिंग प्राइस आपकी क्या है? y रुपए। अब वो कहना चाह रहा है जो समझो, बोले कि कॉस्ट प्राइस को
लागत को दुगुना करें, लागत को 2x कर दो, ठीक है। फिर बिक्री कीमत को 3 गुना करें, बिक्री कीमत यानी कि 3y कर दो। ऐसा करने पर आपका प्रॉफिट 65% का रहेगा। बोलो कितने का रहेगा? 65% का। सवाल को बहुत तसल्ली से समझना। अगर उसकी लागत 2x रहे और उसकी बिक्री 3y में हो तो 65% प्रॉफिट है। ये लागत है, ये अपने आप में 100% है और 65% का प्रॉफिट है। इसका मतलब एक काम करें, इस लागत का 165% ये सेलिंग प्राइस होगा। ये आपका एक इक्वेशन सेट हुआ और ये इक्वेशन आपको x और y का रिलेशन दे देगा। अभी देखना कैसे, ठीक है। 2 से कट गया ये 50 बार, ठीक है। 5 से कट गया ये 10 बार, 5 से कट गया ये कितनी बार? 5 से कट गया ये आपका 20 और 13 33 बार। ओके, ठीक है। अब अपन काम करते हैं, यहां पे क्या बच गया? x इंटू 33/10 बराबर 3y। y को इधर लेके आते हैं, x के बटे में कौन? y आएगा, बराबर 33 और 10 ऊपर जाएगा, उधर जाएगा। 10 ऊपर जाकर के 3 से गुणा होगा तो 30 और 33 जाएगा बटे में। अब एक बात बताओ, जो आपका एसपी और सीपी यानी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस x और y माना था, x और y का अनुपात आ रहा है 30 और 33। तो सेलिंग प्राइस आपका 33 था, तब आपका कॉस्ट प्राइस कितना था? 30। तो यहां पे आपका जो प्रॉफिट था, ओके, प्रॉफिट वो कितना था? 3। ओके, अब आपको प्रॉफिट का परसेंट पता करना है ना, तो 3 प्रॉफिट किस पर था? 30 पर, इंटू 100, ये 10% का प्रॉफिट था। तो शुरुआत में प्रॉफिट कितना था? 10%। यस और नो? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि एक वयस्क के टिकट का मूल्य 1200 रुपए। समझना, बहुत मस्त क्वेश्चन है। एक वयस्क के टिकट का मूल्य 1200 रुपए, अगर आदमी वयस्क है तो 1200 रुपए, ठीक है। एक बच्चे के टिकट का मूल्य 800 रुपए, बच्चे को बिठाओगे तो 800 रुपए लगेंगे। लेकिन वहां पे एक शर्त है कि 2 वयस्कों के साथ में एक बच्चा निःशुल्क जा सकता है। अगर 2 वयस्क है तो उनके साथ में एक बच्चे को निःशुल्क भेज सकते हो, ठीक है। यदि समूह में 25 वयस्क और 5 बच्चे हैं तो उस समूह को कितनी छूट मिलेगी? गजब क्वेश्चन है, समझना बहुत तसल्ली से। देखो, बात ऐसी है कि अगर 2 वयस्क जाएंगे ना तो उनके साथ में एक बच्चे को फ्री भेज सकते हो, यही बात है। तो एक काम करते हैं, इन 5 बच्चों को फ्री भेजने के लिए 10 वयस्क काम में ले लेते हैं। अरे भाई सिंपल सी बात है ना, 5 बच्चे ये फ्री करने, तो 5 बच्चे फ्री करने के लिए एक बच्चा फ्री होगा 2 वयस्क के साथ में। तो अपन ने 10 वयस्क को बुलाया और उनके साथ में एक एक बच्चा दे दिया, हर 2 को एक बच्चा दे दिया। 10 वयस्क काम में आए तो अपने किराया कितना लगा? देखो, 5 बच्चे तो फ्री गए, 10 वयस्क का किराया लगा। 10 वयस्क 1200 के हिसाब से 12,000 रुपए किराया इनका लगा, ठीक है। 5 बच्चे गए, बिल्कुल। 25 वयस्क में से 10 वयस्क काम में आ गए। काम में आने का मतलब है कि बच्चों को फ्री करवाने में काम में आ गए। 15 वयस्क आपके बच गए, ठीक है। अब बच कितने गए? 15 वयस्क, ओके। अब 15 वयस्क जो बच गए हैं उनका तो पूरा किराया लगेगा ना 1200 के हिसाब से। तो 1200 के हिसाब से ये हो गया आपके 18,000। यस, 18,000। अब एक बात बताओ, कुल किराया कितना लगा? कुल किराया लगा 12,000 और 18,000, 30,000 रुपए। ये बात समझ में आ गई? बिल्कुल। ये तो आपने दिमाग लगाया तब काम हुआ कि 10 वयस्क के साथ में 5 बच्चे फ्री कर दिया आपने, ठीक है। अगर वो प्रॉपरली अपना किराया लगता तो कितना लगता, उसकी कैलकुलेशन अलग से कर लो कि भाई अपने पास 25 वयस्क थे, ठीक है। तो 1200 के हिसाब से देख लो आप कितना हो जाता। 0 एंड 0, 12 पंजे 60, 60 का 6, 12 पंजे 60, क्या हो गया भाई? ठीक है, ये डबल 0, ठीक है। 12 पंजे 60 का 0, हासिल का 6, 12 24 और 6 30, 30,000 तो इनके लग जाते।
और बच्चे कितने, 5 बच्चे थे, और 800 के हिसाब से 4,000 रुपये इनके लग जाते, तो ये हो जाते आपके 34,000 रुपये। अब एक चीज आप देखो कि जहां पे आपके 34,000 लगने थे और वहां पे आपके कितने लग रहे हैं, 34,000 लगने थे, वहां पे आपके लग रहे हैं 30,000 रुपये। तो आपको जो छूट मिली है ना, वो मिली है 4,000 की, और किस पर मिली है, 30,000 पर। देखिए ध्यान देना कि 34,000 जहां पे आपको चुकाने थे, वहां पे बस 30,000 चुकाए, क्योंकि आपने दिमाग लगाया। अब बताओ मुझे छूट कितनी मिली। अगर छूट की बात करें तो छूट मिली है 4,000 रुपए की। किस पर मिली है, 34,000 पर। तो अपन को पता करना है छूट का परसेंट, तो 4,000 रुपए की छूट मिली है 34,000 पर इंटू 100, तो ये आपका कितना हो गया, ये 11.76%, ये आपका छूट है, 11.76%। यस सुनो, ठीक है। अब इसको देखना, कोई विक्रेता कोई वस्तु अंकित कीमत से 5% कटौती पर बेचता है। यदि अंकित कीमत क्रय मूल्य से 12% अधिक हो और वह वस्तु 532 रुपए में बेची गई हो, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, यह आपको पता करना है। कैसे करोगे समझना आप, ठीक है। ध्यान देना, एक कोई विक्रेता कोई वस्तु अंकित कीमत पर 5% की कटौती पर बेचता है और अंकित कीमत मूल कीमत से 12% अधिक है। ओके, तो ये आपका कॉस्ट प्राइस, ये आपका सेलिंग प्राइस, और ये आपका एमआरपी। ओके, इसके बीच में जो होता है ना, वो है आपका डिस्काउंट। इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। कोई विक्रेता कोई वस्तु अंकित कीमत से 5% की कटौती पर बेचेगा, लेकिन अंकित कीमत क्रय मूल्य से 12% अधिक है। क्रय मूल्य अगर आपका 100 है तो अंकित कीमत आपकी 112 है। इतना समझ में आ गया। अब यहां पे वो बोल रहा है कि अंकित मूल्य पर 5% की कटौती, इसका 5% की कटौती है, अंकित मूल्य पर 5% की कटौती, तो इसका 5% हो जाएगा 5.4। अब 5.4 किसका 5% भाई, ये जी 112 का, 112 का 5% हो जाएगा 5.4, ठीक है। अब सुनिए, अब आपकी जो कीमत है ना, एक मिनट रुकिए, 5.6 हो जाएगा ये, यस, इसका हो गया 5 और 12 पंजे 60, ठीक है, 5.6। तो आपकी कीमत आ जाएगी 106.4 पर, 106.4 पर। अब यहां पे आप देखिए, वो बोल रहा है कि जो बेचा गया है वस्तु को 532 रुपए में बेचा गया, तो उसका जो बिक्री मूल्य है ना, वो आ रहा है 106.4, तो 106.4% आपका बनता है 532। अरे क्या मिल गया, सुराग मिल गया। ओके, कॉस्ट प्राइस आपको लानी है, कॉस्ट प्राइस आपकी 100% है। 532 में 106.4 का भाग दे दो, गुणा कर दो 100 से, 100 इंटू 5 500, 6 इंटू 5 30, 4.4 इंटू 5 2, तो ये हो जाएगा आपका 500 बार, ठीक है। 500 आपका राइट आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखना। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 800 रुपए हो जाती है। क्या क्या बोल रहा है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में रुपये 800 से 920 हो गई। अब एक बात बताइए, यहां से यहां आने में 120 रुपए का सिंपल इंटरेस्ट लगा, साधारण ब्याज कितना लगा, 120 रुपए, 120 रुपए, और 120 रुपए 3 वर्ष में हुआ है, ठीक है। यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए तो समान अवधि में वह राशि कितनी हो जाएगी। अपन को ये अंतर देखने की आवश्यकता ही नहीं। ये बोल रहा है कि 800 रुपए 920 हो गए, लेकिन ब्याज की दर 3% एक्स्ट्रा होती, तो भाई अपन आसानी से कह सकते हैं कि ब्याज की दर अगर 3% एक्स्ट्रा है तो 3 सालों के अंदर 9% ब्याज ज्यादा लगेगा, 9% ज्यादा लगेगा। 9% किसका, 800 का,
800 का 9% का मतलब है कि 72 रुपए आपके एक्स्ट्रा लगेंगे। आपका ब्याज बन रहा है 920 और प्लस 72 कर दो तो ये हो गया 992, 992। ये आपका राइट आंसर है। क्लियर? ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो इसमें एक आदमी साधारण ब्याज पर 12% प्रति वर्ष की दर से कुछ राशि उधार लेता है। 6 वर्ष 8 महीने बाद उसने ब्याज के रूप में 720 रुपए का भुगतान किया तो कितनी राशि उधार ली थी? एक बात बताओ, दर है 12% प्रति वर्ष, एक साल की 12%। सुनिए, 6 साल का समय है तो 6 साल का समय है तो 6 इंटू 12, 72% तो ये बन गया। 8 महीने का ब्याज कितना बनेगा? आपको पता है कि 12 महीने का ब्याज 12% है तो 1 महीने का ब्याज 1%, तो 8 महीने का 8%। तो टोटल और टोटल जो सिंपल इंटरेस्ट बना है ना 6 वर्ष और 8 महीने में, वो बना है आपका 72 प्लस 8, 80%। अब आपका सिंपल इंटरेस्ट बना है 80%, जो कि रुपयों में कितना है? इसने बोला कि 720 रुपए। ये देखो 720 रुपए। अब आपको मूलधन लाना है तो मूलधन अपने आप में 100% होता है, तो प्रिंसिपल लाना है तो 720 में दिया 80 का भाग, गुणा कर दिया 100 से, 0 0, 900 रुपए आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। यस, ठीक है। तो इस प्रकार की बातें मेरे साथ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखना। 1 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज एवं 1 वर्ष के साधारण ब्याज में किसी निश्चित राशि के उधार देने पर 8% वार्षिक दर पर अर्धवार्षिक संयोजन से 64 रुपए का अंतर आता है तो वो धनराशि क्या है? क्या कहना चाह रहा है ये कहना चाह रहा है कि 8% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर एक तो धन उधार दिया और वही धन चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार देवें, ब्याज की शर्त अर्धवार्षिक रखें तो 64 रुपए का अंतर आता है। अच्छा, एक काम करो, दर आपकी कितनी है? 8%। ठीक है, ये 6 महीने, ये 6 महीने, ओके। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। कैलकुलेशन करते हैं, देखना भाई। ब्याज की दर कितनी है? 8% वार्षिक, तो 8% पूरे साल के, तो 4% अर्धवार्षिक, यानी कि 6 महीने के 4%, अगले 6 महीने के 4%, 6 और 6 4%, 4 और 4 8%। तो आपका क्या हो गया? सिंपल इंटरेस्ट। आपको ऐसे भी कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है, शर्त कोई भी हो, सिंपल इंटरेस्ट तो आपका 8% ही होगा, क्योंकि दर आपकी वार्षिक है 8%, क्योंकि साधारण ब्याज में ब्याज का ब्याज तो लगता नहीं। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज में जरूर ब्याज का ब्याज लगेगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज में वार्षिक दर 8% भले ही है, लेकिन 6 महीने का ब्याज लगेगा 4%। अगले 6 महीने में 4% तो लगेगा ही, प्लस पहले चक्र के ब्याज का ब्याज, यानी कि 4 का 4%, ये ब्याज का ब्याज। अब ये कितना हुआ? ये हुआ 0.16%। ये तो ब्याज का ब्याज लगा ना, यही तो अंतर है, वरना तो 4 और 4 8% हो गया। ठीक है, और चक्रवृद्धि ब्याज में 4 और 4 8% तो हो गया, लेकिन ब्याज का ब्याज जो लगता है 4 का 4%, यानी कि 0.16%, ये ब्याज का अंतर है, और इसने बोला कि 64 रुपए अंतर है, तो ये आपका 64 रुपए के इक्वल है। ये आपका क्या हो गया? सुराग। ठीक है, अब आपको प्रिंसिपल लाना है, तो 64 में 0.16 का भाग दिया, गुणा कर दिया 100 से, ये पॉइंट हटा तो ऊपर डबल जीरो लगा, 16 से कट गई 4 बार, ये 40,000। ये आपका राइट आंसर है। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखो क्या बोल रहा है। ए ने 2 वर्षों के लिए बी से 8% साधारण ब्याज पर ऋण लिया और 191,864 के कुल ब्याज के साथ में ऋण चुकाया। ए द्वारा लिया गया ऋण कितना था? सिंपल सी बात है, इसमें आपको नॉर्मल सी कैलकुलेशन करनी है, और वो कैलकुलेशन क्या होगी? तो देखो, 2 सालों में 8% की दर से, 8% की दर है 2 साल, 16% का ब्याज हो गया। तो जो मिश्र धन है ना भाई, मूलधन तो आपका अपने आप में 100% होता ही है हमेशा ही, 16% का ब्याज। ठीक है,
तो मिश्र धन आपका 116% हो गया। और इसने बोला है कि वो मिश्र धन आपका 191,864 है, 191,864। ठीक है, अब आपको प्रिंसिपल लाना है। तो प्रिंसिपल आप कैसे लाओगे कि आपका जो 191,864 है ये 116 के बराबर है। ठीक है, तो आप क्या करोगे कि 191,864 में 116 का भाग दोगे, गुणा करोगे 100 से। जब ये कैलकुलेट करोगे तो आपका आ जाएगा 166,540, 16540, 165,400। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, कैलकुलेट करो, इसका इसमें भाग दोगे, 100 से गुणा करोगे, ये आएगा। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट इसको देखना। देखो ए और बी व बी और सी की आय का अनुपात 3:2 है। अब आप कहोगे कि सर ए और बी का 3:2 है, बी और सी का 3:2 है। वो यूं कहना चाह रहा है कि ए बी की आय का अनुपात भी 3:2 है, बी और सी की आय का अनुपात भी 3:2 है। यदि ए की आय का तीसरा भाग सी की आय के चौथे भाग से 1000 रुपए ज्यादा है तो बी की आय ज्ञात करो। बिल्कुल, देखिए 3 लोग हैं, एक तो ए है, एक बी है और एक सी है। ठीक है, क्या लिखा है? ए और बी और सी की आय का अनुपात 3:2 है। ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है, बी और सी की आय का अनुपात 3:2 है। आई समझ में बात? अब देखिए इसको सॉल्व करना है तो इस प्रकार सॉल्व कर सकते हो, या फिर 3 को यहां रख दो, 3 3 9 है ना, और ये 3 दूनी 6 और ये 2 दूनी 4। ये एक साथ रिलेशन हो गया ए बी सी का। ओके, तो ए बी सी की आय का जो अनुपात है वो है 9, 6 और 4। तो अपन लिख सकते हैं 9x, 6x और 4x। आगे क्या बोला? यदि ए की आय का तीसरा भाग, ए की आय का तीसरा भाग, ए की आय का यानी कि 9x का तीसरा भाग यानी 3 का भाग दे दो। ठीक है, तीसरा भाग सी की आय के चौथे भाग, सी की आय यानी 4x के चौथे भाग यानी उसमें 4 का भाग दे दो, चौथे भाग से 1000 रुपए ज्यादा है। ए की आय का तीसरा भाग सी की आय के चौथे भाग से 1000 रुपए ज्यादा है, ये इससे 1000 रुपए ज्यादा है, तो इसमें से ये घटाएंगे ना तो 1000 आना चाहिए। बिल्कुल, 4 से आपका 4 गया, 3 से गया 3 बार, तो ये हो गया आपका 3x माइनस x बराबर 1000। 3x में से x गया तो ये रह गया 2x, 2x बराबर 1000, 2 से कट गया ये, x बराबर आपका 500 आ गया। ओके, x का मान 500 है। अब देखिए x का मान 500 क्या बोला, b की आय क्या होगी? अब अगर b की आय की बात करें तो b की आय कितनी है? 6x है ना, आपको b की आय लानी है ना, तो b की आय है 6x। ओके, 6 इंटू एक्स का मान 500 आ गया, 6 पंजे 3000 है ना, ये आपका राइट आंसर है। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखना इसमें क्या बोल रहा है। ₹53 को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए बी, देखो ए बी से 7 रुपए अधिक प्राप्त करें, बी सी से 8 रुपए अधिक प्राप्त करें, तो उनके हिस्सों का अनुपात क्या होगा? सिंपल सी बात है जी, 53 रुपए बांटे गए हैं किसमें? ए में, बी में और सी में। बोला क्या है? ए को बी से 7 रुपए अधिक मिले, ए को बी से 7 रुपए अधिक, बी को सी से 8 रुपए अधिक, सी को आप एक्स मान लो। मानो कि सी को x रुपए मिले, इससे 8 रुपए अधिक x प्लस 8 बी को मिले, से 7 रुपए अधिक, इससे 7 रुपए अधिक ए को मिले, तो ये ए के हो गए, इसमें 7 रुपए और जोड़ दो, x प्लस 15 रुपए, ये इसको मिल गए। आपको पता है कि तीनों का मिला करके 53 रुपए हैं, तो आप जोड़ोगे ना कि x प्लस 15 ए का हिस्सा, x प्लस 8 बी का हिस्सा, प्लस x, तीनों का मिला करके 53 रुपए बनता है। अब देखो
एक्स एक्स और एक्स कितना हो गया 3x प्लस ये हो गया आपका 13 23, ठीक है 15 8 कितना हो गया 23 बराबर 53, ये उधर गया तो 30 3x 3x का मान आ गया 10। ओके x का मान 10 है तो प्रत्येक का हिस्सा आपको पता करना है, तो प्रत्येक का हिस्सा पता करना है तो ए का हिस्सा कितना हो जाएगा x प्लस 15 25, बी का हिस्सा कितना हो जाएगा x का मान 10 है प्लस 8 18 और सी का हिस्सा कितना हो जाएगा x यानी कि 10, ठीक है तो 25 18 10 25 18 10 ये आपका राइट आंसर है 25 18 और 10 इस अनुपात में, क्योंकि कटेंगे नहीं आगे, यही अनुपात रहेगा ABC का, ठीक है। ओके नेक्स्ट, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है इस पे ध्यान देना आप। क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि ABC 3 साझेदार रुपए 48,000 की समान पूंजी निवेश करके एक व्यापार शुरू करते हैं। ABC 3 साझेदार है, वो क्या करते हैं 48,000 की, प्रत्येक 48,000 लगाता है, ठीक है जैसे ये A है, ये B है और ये C है, ये कितने लगाता है 48,000, 48K लिख देता हूं, ये भी 48K लगाता है, ये भी 48K लगाता है। A 6 महीने बाद, B 10 महीने बाद, C 12 महीने बाद व्यापार से अलग हो जाता है। A 6 महीने बाद 6 मंथ्स, B 10 महीने बाद 10 मंथ्स, C 12 महीने बाद 12 महीने, 48 के कट गया, बच गया 6 10 और 12, 2 का भाग दिया 3 5 और 6, ये इनका लाभानुपात होगा। ये सुनो, अब ये जो लाभानुपात होगा, अब इसने क्या बोला है कि टोटल जो उनका प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट जो आपका दिया है वो दिया है 5,252, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि 5,252 जो है इसका बंटवारा करना है, और किस में बंटवारा करना है, इनका बंटवारा करना है ABC में। देखिए तो 3 और 5 8 और 6 14 यूनिट्स, 14 यूनिट्स टोटल प्रॉफिट है जो आपका 5,250 रुपए हैं। ये आपके लिए क्या है सुराग, और प्रत्येक का हिस्सा लाना है तो A का हिस्सा क्या आ जाएगा, तो ये आपका 5250 में दिया 14 का भाग गुणा किया 3 से, तो ये आ जाएगा आपका 1125, ठीक है। इसी प्रकार से B का हिस्सा आपको लाना है तो वही क्या 5250 में दिया 14 का भाग गुणा कर दिया 5 से, तो ये आ जाएगा आपका 1875, और C का हिस्सा आपको पता करना है, वही 5250 में दिया 14 का भाग गुणा कर दिया 6 से, ठीक है तो ये आ जाएगा 2250। ओके तो कौन सा बेटर है 1125 और 1175 2250, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। क्लियर, ठीक है तो इस प्रकार से बंटवारा करना है, सिंपल सी बात है। ओके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसको समझना तसल्ली से। रमन मनन और कमल साझेदार हैं तथा एक व्यापार में निवेश करते हैं। रमन कुल निवेश का 2/5 भाग, टोटल जो इन्वेस्टमेंट होगा उसका 2/5 पार्ट कौन करेगा, रमन। मनन कुल निवेश का 3/8 भाग निवेश करता है, तब रमन मनन और कमल के लाभ का अनुपात क्या होगा। समय का यहां पे कोई बात नहीं बोली, तो समय तीनों का समान है। ओके एक काम करो, कुल पूंजी को आप कुछ मान लो, कुल पूंजी को x मान लो, तो x का कितना हिस्सा 2/5 किसने लगाया, रमन ने, x का 3/8। एक काम करो ना, आपको x नहीं मानना है तो अपन काम कर सकते हैं 5 और 8, 8 पंजे 40, आप मान लो कि 400 रुपए का निवेश हुआ है, टोटल कितना निवेश हुआ है 400 रुपए का। एक तो कौन है रमन, और एक कौन है मनन, और एक कौन है कमल, ठीक है। अब अगर बात करें इनकी, तो बोला है कि रमन जो है 2/5 भाग लगाता है, किसका 400 का 2/5, फिर मनन
400 का 3/8 भाग लगाता है, शेष लगाएगा कमल। 5 से कट गया 160, यही तो होगा। 8 और 45, 8 और 16, ओके। 8 से कट गया ये 50 बार, ये 150 हो गया। अब इसके कितने बच गए, तो ये हो गए आपके 310 और इसके हो गए 90 रुपए। यही तो बात है, ठीक है। अब अगर इनके अनुपात की बात करें, भाई 400 में से 160 और 150 गए तो 90 रुपए तो बचे इसके 400 में से। 0 0 0, तो ये आपका 16:15 और अनुपात 9, ठीक है। 16, 15, 9, यही तो आंसर है, ठीक है। इस अनुपात में इन्होंने देखो, अच्छा क्रम तो गड़बड़ नहीं है, रमन, मनन तथा कमल के लाभ का अनुपात, ठीक है। कभी कभी वो क्रम बदल सकता है, वो ऐसे कह सकता है कि मनन, रमन और कमल, तो ये क्रम फिर चेंज हो जाएगा। तो यही आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप समझना बहुत तसल्ली से। ABC ने रुपये 1800 का एक काम खत्म किया, मतलब कोई काम उन्होंने ठेके पर लिया, 1800 रुपये का वो काम था, ABC ने फिनिश किया। A ने 6 दिन काम किया, B ने 4 दिन काम किया, C ने 9 दिन काम किया। यदि उनकी दैनिक मजदूरी का अनुपात 5, 6 और 4 है तो A को कितने रुपए मिलेंगे? भाई वेरी सिंपल है, A, B और C। ओके, समय की बात कर लेते हैं। ओके, अगर समय की बात करें तो A ने 6 दिन काम किया है, 6 डेज, B ने 4 दिन काम किया है, 4 डेज, C ने 9 दिन काम किया है, 9 डेज, ठीक है। अब इनकी जो मजदूरी है ना, मजदूरी का रेशियो क्या है, देखो मजदूरी, ओके, मजदूरी की बात करें तो मजदूरी का इनका अनुपात है, देख लो आप, दैनिक मजदूरी 5:6:4 में है, ठीक है। आप एक काम करो, इनके साथ x ले लो, बिल्कुल। डेली A को 5x मजदूरी मिलती है, 6 दिन तक काम पर आया तो 6 दिन तक 5x के हिसाब से 30x रुपए की मजदूरी उसको मिल गई। 4 दिन तक 6x के हिसाब से 24x की मजदूरी उसको मिल गई। 9 दिन तक 4x के हिसाब से 936x की मजदूरी उनको मिल गई। तो ये सारा जोड़ो और टोटल मजदूरी आपकी 1800 है। ओके, अब आप देख लीजिए ये कितना हो गया, 90, 90x बराबर 1800, तो 90 से ये कट गया 20 बार, x का मान कितना आ गया, 20 आ गया। अब क्या पूछा है, A को कितने रुपए मिलेंगे। ओके, A को कितने मिलेंगे, तो बताइए A को मिलेंगे कितने, 30x टोटल। एक दिन के 5x मिलते हैं, 6 दिन तक चला, 30x मिलेंगे, 30 इंटू x का मान कितना है, 20, 600 रुपए मिलेंगे। ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको समझना बहुत तसल्ली से। देखो आप कहोगे कि ये 19 नंबर से सीधा 21 नंबर कैसे आया, थोड़ा सीक्वेंस, आप इस सीक्वेंस में ध्यान मत दो, आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आपके टेस्ट में थे। रुचिर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर और रुकमा 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल चलाते हुए एक दूसरे की तरफ आते हैं। सुनो, जैसे इधर से कौन आ रहा है, रुचिर, ओके, और उधर से कौन आ रही है, रुकमा, ओके। ये आ रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से और ये आ रहा है 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। और आगे बोला है कि 48 मिनट के बाद मिलते हैं, 48 मिनट लगते हैं मिलने में, ओके। तो शुरुआत में उनके बीच की दूरी क्या थी। एक बात बताओ, मिलना जब शुरू होंगे तो उनकी परिणामी चाल क्या रहेगी। आपको पता है कि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो परिणामी चाल हो जाएगी, 1 घंटे में ये 20 आएगा, वो 25, तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा उनकी परिणामी चाल है, ठीक है, ओके। और मिलने में समय कितना लगा है, 48 मिनट, इसको घंटे में कन्वर्ट कर लो तो 48/60, ये सुनो, ठीक है। 12 से कट गया 4 बार, 12 पंजे 60, 4/5 घंटे में उनको मिलने में समय लग रहा है, ओके। तो दूरी कितनी है शुरुआत के अंदर, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 4/5 घंटे का समय लगता है, 5 से कट गया ये
9 बार, 936 किलोमीटर की शुरुआती दूरी थी। सिंपल। परिणामी चालों का योग हो जाएगा इंटू समय, तो 36 किलोमीटर की शुरुआती दूरी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको समझना। ABC मिलकर एक काम को 8 दिन में कर सकते हैं। आपको पता है कि इस प्रकार से पैटर्न बनेगा, समय, काम और क्षमता। ABC मिलकर 8 दिन में काम को समाप्त करते हैं। A प्लस B प्लस C मिलकर के 8 दिन में काम को समाप्त करते हैं। A और B अकेले उस काम को क्रमशः 16 दिन और 20 दिन में करते हैं। कौन कौन? देखो, A और B अकेले, A को अकेले करवाओ और B को अकेले करवाओ तो समय कितना लगता है? 16 दिन और 20 दिन। ठीक है, अब एक काम करो, समय का एलसीएम लोगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा आपके 80। ठीक है, समय का एलसीएम लोगे, समय का भाग काम में दोगे तो क्षमता आ जाएगी। 8 का भाग 10 बार, 16 का भाग 5 बार, 20 का भाग 4 बार। अब एक बात बताओ, इसने क्या बोला है? सी अकेले उस काम को कितने दिन में कर पाएगा? अपन एक काम करते हैं कि सी की क्षमता लाते हैं पहले, क्योंकि सी अकेले काम करेगा ना, क्षमता, सी अकेले काम करेगा तो काम तो 80 करना है, काम बटे में क्षमता तो समय आ जाएगा। तो सी की क्षमता लानी है पहले। ABC तीनों की क्षमता कितनी है? 10। इसमें से A और B 5 और 4 9 को घटा दो। सी की ताकत है 1, आपको पता है कि काम कितना है 80, तो समय कितना लगेगा? काम बटे में क्षमता, यानी कि 80 दिन या घंटे जो भी है, क्या है ये, दिन है ना, 80 दिन लगेंगे। ठीक है, तो डी आपका राइट आंसर है। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको समझना। 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। एक बच्चे का जन्म हुआ तथा परिवार की वर्तमान औसत आयु समान है, यानी कि 17 ही है, तो बच्चे की वर्तमान आयु ज्ञात करो। सिंपल सी बात है, ये तो आपका वर्तमान है, ओके, और ये है 3 वर्ष पूर्व। ठीक है, 3 वर्ष पूर्व। सुनिए, 5 सदस्यों वाले परिवार की 3 साल पहले की औसत आयु कितनी थी? 17 वर्ष। 3 साल पहले सदस्य थे 5, औसत था 17। 85 वर्ष। 3 साल पहले 17 वर्ष का औसत था, 5 सदस्य, 85 वर्ष हो गया। ठीक है, एक बच्चे का जन्म हुआ, इसी दौरान एक बच्चे का जन्म हुआ तथा परिवार की वर्तमान औसत आयु समान है। ओके, परिवार की वर्तमान औसत आयु भी 17 ही है, लेकिन सदस्यों की संख्या अब 5 नहीं है, 6 हो गई, क्योंकि एक बच्चा जन्मा ना, तो सदस्य हो गए आपके 6 और 17, तो ये हो गया 60 और ये 42, तो ये हो गया आपका 102। अभी 6 सदस्यों का, अब 5 सदस्य नहीं, एक बच्चा जन्म गया, 6 सदस्यों का औसत आज भी वही है, औसत समान है, देखो लिखा ना समान है, तो 17 ही है, 102 उनका योग हो गया। एक बात बताओ, उन 5 का, ठीक है, 5 का योग, जो पुराने लोग थे ना 5, उनका वर्तमान का योग लाते हैं। 3 साल पहले वो कितने थे? 85 के थे, सब मिला करके, पांचों लोग मिला करके 3 साल पहले 85 के थे। इन 3 सालों में प्रत्येक व्यक्ति की उम्र कितनी बड़ी है? 3 साल। यहां से यहां तक हर व्यक्ति की उम्र 3 साल बढ़ी, तो 3-3 साल 5 लोगों की उम्र बढ़ी, तो 5 तिया 15 वर्ष योग बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 15 वर्ष, तो 15 को जोड़ दो, हो गया 200 वर्ष, अरे सॉरी 100 वर्ष। ठीक है, अब एक बात बताइए, सुनिए, वर्तमान में उन 5 की जो पुराने चलते आ रहे थे, उनका तो उम्र का योग है 100, और बच्चे समेत देखें तो 102, तो इसका मतलब बच्चा कितने का है? बच्चा 2 वर्ष का है। 102 में से 100 घटा दो, बच्चा कितने का है? 2 वर्ष का। ये आपका राइट आंसर है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखना।
12 लोगों में पहले 11 लोगों का औसत वजन 95 किलो है, 12वें व्यक्ति का वजन 12 लोगों के औसत वजन से 33 किलो अधिक है, तो 12वें व्यक्ति का औसत वजन क्या होगा? आप इसको ऑप्शन से कर सकते हैं, आप इसको प्रॉपर वे से कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको समझाता हूं, देखना। 12 लोगों में से 11 का औसत वजन कितना है? 95 किलो। ओके, तो 11 का औसत कितना है? 95 किलो। तो इनका योग मान लो, योग ज्ञात कर लो। 11 पंजे 55 का 5, हासिल का 5, 11 नम 99 और 5, ये हो गया आपका 104 हुआ, ठीक है। तो 1045 किलो ये इनका 11 लोगों का योग हो गया। 12वें व्यक्ति का वजन 12 लोगों के औसत, 12वें व्यक्ति का वजन कितना है? 12 लोगों के औसत से 33 किलो अधिक। ओके, 12 लोगों का औसत देखना, माना 12 का औसत, 12 का औसत मान लो x, तो 12 का योग क्या हो जाएगा? 12x। ये सुनो, अच्छा 12 का औसत माना x, तो 12 लोगों का योग हो गया 12x। 12वें व्यक्ति, 12वें का वजन सॉरी, 12वें का वजन कितना है? 12 लोगों के औसत यानी x से 33 किलो अधिक। अब एक चीज बताओ मुझे, ये 12वें का वजन है, ये 12 लोगों का योग है, ये 12 लोगों का औसत है, ये 11 लोगों का योग है। एक काम करें, 11 लोगों का योग है 1045 में 12वें व्यक्ति को जोड़े प्लस x प्लस 33, तो 11 लोगों का योग प्लस 12वां व्यक्ति बराबर 12 लोगों का योग। तो 12 लोगों का योग कितना पड़ा है? 12 है x। ये आपके इक्वेशन सेट हो गया। आई समझो बात? ठीक है, तो अभी आपके x का मान आ जाएगा, ठीक है। आप एक काम करो कि आप जो है x को उधर भेज दो, x उधर गया तो हो गया 11x और 33 इसमें जुड़ेगा तो 5 और 3 8, 78, 1078, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि ये जो 1078 है इसमें 11 का भाग देना है, तो ये हो जाएगा 11 नम 99, 9, ठीक है, 8 88 98, x का मान आ गया 98, x का मान 98 यानी 12 का औसत 98। ओके, तो उनका योग लाना है ना, 12 का योग, 12 का योग लाना है, 12 का योग, 12 का योग भाई x का मान 98 आ गया, तो 98 इंटू 12 करोगे, 98 x का मान, ठीक है। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 1176। अब एक चीज देखो, आप सुनो, 11 लोगों का योग क्या था? 1045। 12 लोगों का योग क्या है? 1176। तो इसने क्या बोला है? 12वें व्यक्ति का वजन कितना है? तो आप एक काम करो, 1176 में से 1045 घटा दो, 131 आ गया। ये सुनो, ठीक है। अब आपको सर इसका और कोई तरीका नहीं है, हम आपको समझाते हैं, देखना। इसका दूसरा तरीका अपन देखते हैं। देखिए, अपन इसको इस प्रकार से सोच सकते हैं कि 12 लोग हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इनका औसत भार कितना है? 95 किलो। ये 95 का करते 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 ये 11वां, ये 95 का। इसने बोला 12 में से 11 95 के हैं। ओके, 12वां व्यक्ति कितने का है ये पता करना है, और इसने बोला है कि 12वें व्यक्ति का जो वजन है वो 12 व्यक्तियों के औसत से 33 अधिक है। मैंने आपको औसत टॉपिक जब पढ़ाया उसके अंदर पढ़ाया था, आप में से वे लोग जो जिन्होंने वीडियो कोर्स ले रखा है उनके लिए ये क्वेश्चन चुटकियों का खेल है। 95 देखो, सब 95 है, तो इसको भी 95 तो होना ही पड़ेगा। फिर इसने क्या बोला है?
फिर इसने बोला है कि 12 लोगों के औसत वजन से 33 किलो उसका वजन एक्स्ट्रा है 12वें का। अपन 12वें का वजन मान लेते हैं 131। अब एक बात बताइए, अगर 131 मानते हैं तो 131 में से 95 किलो तो सबके बराबर होने में चला गया, बच कितना गया 36 किलो। 36 किलो बच गया। अब 36 किलो वो क्या करेगा, 12 लोगों में बांटेगा, प्रत्येक के 3 किलो हिस्से आया। इसका मतलब कि जो आपका नया औसत बनेगा ना वो बन जाएगा 3 इंटू 95 प्लस 3 98 का। ओके, अब एक बात बताओ, नया औसत आपके 98 यानी 12 का औसत 98 का है। अब उसने बोला है कि 12वें का वजन यानी 131 किलो वो 12 के औसत यानी कि 98 से 33 अधिक है। इसमें से घटाओ 33 आ रहा है ना, तो बिल्कुल सही माना अपन ने 131। लेकिन बहुत हायर अप्रोच पे सोचोगे तब आप ये कर पाओगे, वरना फिर वो तो है ही। ठीक है, तो इस प्रकार की स्थिति है। ओके, अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, और ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इसको देखना, सिंपल है। क्या बोला है कि 64x³ प्लस 125x³ का गुणनखंड। ये तो सिंपल है जी। अब देखिए 64x³ को अपन लिख सकते हैं कि 4x का ये होल क्यूब है, माइनस उसको लिख सकते हैं कि 5y का वो होल क्यूब है। अब a³ माइनस b³ वाली फॉर्म है ना, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी, यानी नहीं a³ माइनस b³ है तो a माइनस बी, 4x माइनस 5y, फिर a² 16x² से कैसे हो रहा भाई 16x² प्लस b² यानी कि 25y² प्लस ab 520 20xy। कौन सा मैच कर रहा है इससे? ठीक है, पहला ही मैच कर रहा है ना, 4x माइनस 5y 16x² प्लस 25y²। ओके, ये आपका राइट आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट, ये नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें देखो 486 और ये 54 और ये का HCF चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए। तो सबसे पहले एक काम करो, 400 देखिए 486 कॉमा 54 का HCF ले लो, का HCF, इनका HCF कितना हो जाएगा, इनका HCF होगा 54। 54 का भाग 54 में जाएगा ही और उसमें भी जाएगा 9 बार। ओके, तो 54 तो इनका कॉमन आ ही गया, संख्याओं का HCF तो 54 हो गया। अब HCF लेते समय क्या करना है, दोनों में जो कॉमन चर है उनको देखना है, एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड। ओके, तो आपको तीनों लेने हैं, एक्स लेना है, वाई लेना है और जेड लेना है। इन पर पावर कौन कौन सी लगानी है, HCF लेते समय न्यूनतम पावर आपको लगानी है। एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 6, तो एक्स की पावर 4 लगानी है क्योंकि HCF लेना है। वाई की पावर 3 और 4, वाई की पावर 3 लगानी है। जेड की पावर 2 और 2, तो जेड की पावर 2 लेनी है। ये हो गया HCF। ठीक है, आपको ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसमें ये राइट है। आप ऑप्शन में एक भी नहीं मैच कर रहा, बाकी आंसर इसका यही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इसमें क्या करना है, माध्यिका ज्ञात करनी है जी। तो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 आंकड़े हैं, तो शुरुआत के 6 छोड़ दो, लास्ट के 6 शुरुआत के 4 छोड़ दो, लास्ट के 4 छोड़ दो, पांचवा आंकड़ा जो बीच का है ना वो आपका माध्यिका होगा, इनको पड़ेगा। तो अब सबसे छोटा यही है, 1 2 नहीं ये 2, पहले नंबर पे ये 2, ये 3 और ये 4 और ये पांचवा आंकड़ा है। ओके, 110 की माध्यिका हो जाएगी। इनको आरोही क्रम में डालना है जी, और बीच का आंकड़ा तो पांचवा आपका 110 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इनका परास का मतलब है सबसे छोटा आंकड़ा, मतलब सबसे लोएस्ट जो लिमिट है, हाईएस्ट जो लिमिट, उनका अंतर 35 - 5 और उनका योग 35 + 5, तो ऊपर तो क्या आ गया
गुणांक कितने लेना है, इनका परास लेना है ना। ओके ओके ओके, परास तो हाईएस्ट कितना है 35 और लो में आंकड़ा कितना है 5, तो इनका परास हो गया 30। क्लियर, ठीक है। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको चतुर्भुज देखना है, मैं कहूंगा चतुर्भुज, जल्दी से ध्यान देना, ठीक है। देखना 1 2 3 4 और ये 5, अंदर वाले के निकल गए 5। फिर अंदर वाले के और देखना, ये पूरा ये भी चतुर्भुज है, 1 और 1 ये 2 है ना। फिर ये 3 और एक ये 4 प्लस 4 कितने हो गए 9। अब बाहर वाले पे आते हैं, बाहर वाले के देखना 1 2 3 और ये 4 और ये पूरा 5, तो 5 प्लस ये देखो 1 और ये नीचे वाला पूरा 2 3 और ये 4, ये हो गए 9, 9 और 9 18, 18 इसका राइट आंसर है। क्लियर, तो इस प्रकार से इसको हो गए। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। यदि चतुर्भुज 65 और 75 है तो चौथा, अरे भाई कितना होता है 360, ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है जी। उसमें से आपका ये 85, ये 65 और ये 75 घटा दो, है ना। 360 में से क्या घटाओगे, 5 5 10 5 15, 15 का 5 हासिल का 1 और 7 7 14, 14 और 8 ये हो गया 22, यही तो होगा भाई, चेक। हासिल का 1 1 इसमें ये हो गया 7 14 और 8 22, ठीक है। अब इनका अंतर देख लो, डिग्री, ये आपका राइट आंसर है। क्लियर, कैलकुलेशन वापस चेक कर लेना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, दो वृत्त क्रमशः 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है तथा उनके केंद्र के मध्य दूरी 2 सेंटीमीटर है, तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी। इस क्वेश्चन को बहुत तसल्ली से आप समझना। दो वृत्त है, एक तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का, एक सेंटीमीटर वृत्त स्पर्श रेखा है, ये दो वृत्त हैं। चलो ये दो वृत्त हैं तो स्पर्श रेखा एक होगी, स्पर्श रेखा कॉमन स्पर्श रेखा एक। अगर इस प्रकार से बाहर से ये टच करते तो एक तो ये एक ये स्पर्श रेखा 3 कॉमन हो जाती। अगर ये बाहर से टच नहीं करते तो 1 2 सॉरी ये 3 और ये 4 हो जाती। अगर ये एक दूसरे को काटते तो 1 और ये 2 हो जाती। तो कहने का मतलब है कि अंदर से स्पर्श करें तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा एक होगी, अगर वो एक दूसरे को काटें तो स्पर्श रेखा उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन स्पर्श रेखा 2 होगी। अगर वो बाहर से स्पर्श करें तो कॉमन रेखाएं कितनी हो जाएंगी 3 हो जाएंगी। अगर वो स्पर्श नहीं करें तो इस प्रकार से 1 और ये 2 और ये 3 और ये 4 स्पर्श रेखाएं होंगी। अपने यहां पे क्या कंडीशन है, दो वृत्तों की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, उनके केंद्रों के मध्य दूरी 2 सेंटीमीटर है। काम कर, ये तो आपके 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त और ये बाहर से स्पर्श करवाते हैं 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त। ये केंद्र और ये केंद्र, ये कितना है 3, ये कितना है 5, तो केंद्रों की दूरी तो 8 हो जाएगी। ओके, आप कहोगे सर इसका मतलब ये है कि एक दूसरे को काट रहे हैं, चलो कटवाते हैं इनको। ये तो 3 का है, ये काट लिया और ये कितने का है 5 का। तो केंद्रों की दूरी देखना, यहां से यहां तक 5 और यहां से यहां तक, तो फिर एक सेंटीमीटर त्रिज्या का, ये इसका केंद्र है। ओके, अब बताइए यहां से लगा के यहां तक तो 5 सेंटीमीटर है और यहां से लगा के यहां तक छोटे वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो इनका अंतर कितना हो गया 2 सेंटीमीटर, ये हो गया 2 सेंटीमीटर। ओके, तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा एक ही होगी, ये आपका राइट आंसर है। क्लियर, ठीक। अब देखना इसके अंदर क्या बोल रहा है वो, दी गई आकृति में एओसी वृत्त का व्यास है, एओसी वृत्त का व्यास है,
चाप ए, भाई चाप ए इंटू नहीं है, ये गड़बड़ लिखा हुआ है। वो कहना चाह रहा है कि चाप ए बी, सुनिए चाप ए बी, ठीक है ना। मैं इसको कंफर्म कर देता हूं आपके, यहां सब मिटा देते हैं। ओके, चाह रहा है कि चाप ए बी बराबर 1/2 चाप बी वाई सी। ओके, या फिर अच्छा वो एक्स बोल रहा था, तो इसका मतलब ये है, देखिए चाप ए एक्स और बी, हाँ जी अब देखना, हाँ सही बोला था उसने, ए एक्स बी ये चाप, ठीक है, आधा है बी वाई सी का, बी वाई सी का आधा है ये चाप। तो ये चाप जो है ना, ये चाप इस चाप का आधा है ना, ठीक है। अगर इस चाप का आधा टुकड़ा और ये चाप बराबर है, तो 1 2 और 3 समान टुकड़े हो गए। ये पूरा कोण देखो, ये क्या है, व्यास है ना, तो व्यास से इधर पूरी परिधि, और ये परिधि का पूरा हिस्सा 180 डिग्री का कोण बनाता है। कितना बनाता है? 180 का। 180 में से अब आपके 3 हिस्से हो जाएंगे, देखना, एक तो ये, एक ये और एक ये। तो अब अगर इस कोण की मैं बात करूं, तो ये कोण आपका कितना होगा? 60 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। अब इनको क्या पूछा है? BOC, BOC, तो ये तो आपका 60 60 120 हो गया ना। और वैसे भी पूरा ये 180 है, ये आधा है और ये दुगना है, तो ये तो हो गया 120 और ये हो गया 60। 120 इसका आंसर है, BOC 120 डिग्री है। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है। लघु चाप का डिग्री माप कितना होगा? 180 से कम हमेशा। लघु चाप देखना, ये एक वृत्त है ना, ये चाप, व्यास जो चाप बनाता है ना, वो चाप अर्धवृत्त हो जाता है। लेकिन लघु चाप आपको चाहिए ना, लघु चाप का मतलब है कि यहां पे कोण 180 का न बन करके छोटा बनेगा, है ना। तो ये जो थीटा होगा ना, ये ऑलवेज 180 से छोटा होगा थीटा। ओके, तो लघु चाप का कोण हमेशा 180 डिग्री से कम होता है। ठीक है, चलिए भाई, तो ये हो गया अपना पूरा। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए, तो ये थी अपनी वीडियो मेंस की टेस्ट सीरीज के टोटल 15 टेस्ट और आपने फिनिश किया। अब आप एग्जाम में जो है परफॉर्मेंस की अगर बात करें, तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में आपको जाना है। अब तक आपने जितना पढ़ा है, जो पढ़ा है, वो आप ये मान के चलिए कि मोर देन सफिशिएंट पढ़ा है। एक बार ये एटीट्यूड बनाइए 2 दिन के लिए और फुल कॉन्फिडेंस से एग्जाम देकर के आइए, क्योंकि वो आत्मविश्वास आपकी परफॉर्मेंस को एग्जाम में बेटर करेगा। ठीक है, चलिए, तो ऐसा रहा अपना सफर। जस्ट आप में से वे लोग जो कंटिन्यू इस सीरीज को देख रहे हैं, उनको कैसा फील हुआ कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताएं। और आप में से वे लोग जो कंप्लीट मैथ का सॉल्यूशन चाहते हैं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि क्वालिटी एजुकेशन की जो एप्लीकेशन है, वहां पे मैथ्स का कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, संपूर्ण अंकगणित एवं एडवांस मैथ, जो आपके मैथ के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। तो आप में से वे लोग जो उसको परचेज करना चाहें जरूर करें, और आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी आप शेयर करें। ठीक है, तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि ये 15 टेस्ट की जो सॉल्यूशन सीरीज कैसी रही। थैंक यू।